2 सितंबर, वो तारीख जिसका बड़ी बेसब्री से हमें इंतजार था, बड़ी एक्साइटमेंट थी और तमाम न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, ब्रॉडकास्टर लोग तो पूरी हाई बनाकर बैठे हुए थे। 4 साल बाद कोई 50 ओवर के मैच में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ रहे थे, लेकिन कल जो हुआ उसने दिल तोड़ के रख दिया। एक हाई वोल्टेज कांटे की टक्कर सपने दिखाकर मैच से बंडन करना, ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई पेप्सी बोलकर नींबू पानी पिला दे। हाँ, हम जानते हैं कि कल जिस रोमांच, जिस थ्रिलर का हमने इतना बेसब्री से इंतजार किया, वो मैच आधा अधूरा ही खत्म हो गया। लेकिन एक बात अच्छी थी, कम से कम इंडियन टीम की तो पूरी बैटिंग देखने को मिली। अभी बैटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह ही थी। ऐसे कई मोमेंट्स हुए इस मैच में जो हो सकता है आपने मिस कर दिए हो, पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्रिक माइंड है ना, आज उन्हीं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब पिछले 3-4 दिनों से जो बारिश की चेतावनी आ रही थी, उससे इस मैच में पानी फिरने वाली वाइब्स तो पहले से ही आ रही थी। हमें तो ये डर सताया जा रहा था कि मैच शुरू भी होगा या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा था श्रीलंका का वेदर, और सब मन ही मन यही कह रहे थे कि रेन गो अवे। लेकिन मौसम इतना कंफ्यूजिंग था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था टॉस जीतने वाला कप्तान क्या चुनेगा। खैर, रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत के 4 ओवर तो रोहित गिल काफी संभल कर खेल रहे थे। शाइन के थ्रेट को बड़े अच्छे से उन्होंने नेगोशिएट किया, लेकिन जैसे हिटमैन की आंख जमने लगी तभी याद था बारिश का एक खलल। कहने को तो ये बस एक पासिंग शावर था, मगर इस एक बौछार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो शाइन अभी तक फीके नजर आ रहे थे, उन्होंने छोटे से ब्रेक के बाद अपना खोया रिदम पाया और एकदम आग उगलनी शुरू कर दी। और भाई साहब क्या टप्पा पकड़ा, और रोहित को तो बैट पैड के बड़े ही नैरो गैप से बोल्ड कर दिया। कोहली भी आए और शाइन के तीखे बॉल पर बोल्ड हो गए। अब अय्यर ने भी वैसे तो 2-3 करारे मस्त शॉट लगाए, मगर फखर के एक बेहद ही जबरदस्त कैच के चलते वो भी सस्ते में आउट हो गए। ये स्पेल हमें बड़ा महंगा पड़ा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि भैया, जो लोग रोहित विराट की लेफ्ट आर्म पेसर वाली कमजोरी का रोना रो रहे हैं, माना कि आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अपने साथ 3 दशक का इतिहास लिए घूम रही है। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लेफ्ट आर्म पेसर वीकनेस लिखिएगा। लेकिन यहाँ मसला कुछ और था। देखिए, रेस्ट कल्चर के नाम पर अपने प्लेयर को इतना भी रेस्ट मत दें कि उनका गेम ही रेस्ट इन पीस हो जाए। विराट ने आखिरी बार मार्च में ओडीआई खेला था, पूरी वेस्टइंडीज की ओडीआई सीरीज में उन्हें खिलाया नहीं। ऐसे में बिना मैच टाइम ओडीआई एक्सपोजर के सीधा पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में भेजना ठीक वैसा ही था मानो नींद से उठे किसी आदमी को पैराशूट लैंडिंग करना हो। तो विराट का फेल होना तो कोई सरप्राइज नहीं था। सेम किस्सा रोहित का है। ये जनाब भी तो वेस्टइंडीज में 7 नंबर पर खेले और उसके बाद खेले ही नहीं, और जब खेले तो ये तो होना ही था। अय्यर की तो वैसे ही कमर लचक गई थी। इतनी लंबी इंजरी के बाद वापस आते ही परफॉर्म करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी माफ किया। और कब तक आप विराट और रोहित पर ही डिपेंड करेंगे? बेचारे इतने साल से रन बना रहे हैं। मौका था हमारे यंगस्टर्स के पास कुछ करने का, हमारे मिडिल ऑर्डर को अपनी काबिलियत दिखाने का। 10 ओवर के अंदर ही 3 बड़े विकेट खोकर सबके मन में एक सवाल, क्या मिडिल ऑर्डर कुछ कर पाएगा? क्या हमारा स्कोर 200 प्लस जा पाएगा? इस शक को हाँ में बदलने के लिए अब क्रीज पे उतरे ईशान किशन, जो कि वैसे तो बतौर ओपनर पिछले 3 ओडीआई में 350 लगा कर आ रहे थे, मगर इस मैच में अपने करियर में पहली बार 5 नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। आज उनके आगे दोहरा चैलेंज था। पहला तो उनकी पोजीशन का, क्योंकि हर किसी का यही मानना था ये लड़का ओपनिंग में बेस्ट है, जो कि पावर प्ले में तड़ी देकर खेलता है। नीचे ये बंदा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसे सिंगल निकालने नहीं आते। इन सबको तो गलत प्रूव करना ही था। और दूसरा चैलेंज था टीम की इस फिसड्डी हालत को कुछ स्टेबिलिटी देने का। गिल तो वैसे पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहे थे, बिल्कुल ब्लॉक्ड, और इतने प्रेशर में खेले कि उनका चक्का ही जाम हो गया। अब इतने में एक और ब्रेक, बस ब्रेक के बाद गिल भी हैरिस की गेंद पर पोर्ट 32 गेंद में 10 रन बनाकर बिल्कुल क्लूलेस दिखे। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या। 14 ओवर 66 रन 4 विकेट, बिल्कुल टेंस हालात, जहाँ कमेंटेटर, ड्रेसिंग रूम, फैंस सबकी फटी पड़ी थी। उधर से हार्दिक मैदान पर आ रहे थे, तभी पीछे गाना चलता है, चिटिया कलाई अब। अरे यार, मतलब कुछ भी रैप लॉजिक। अब डीजे वाले बाबू भी कोई अलग ही गाजा फूक के बैठे थे, बिल्कुल ही गर्लिश गाने रिपीट कर रहे थे। खैर, प्रेशर हटाने के लिए ये भी जरूरी था। तो सबसे पहले तो ये जरूरत थी कि आप जिम्मेदारी समझे, अपनी ईगो साइड में करें और गेम चलाएं। जो कि ईमानदारी से कहूँ तो 90% लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि हाल ही में हार्दिक की हरकतों और किशन की ताबड़तोड़ गेम को देखकर लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में निपट जाएंगे दोनों। लेकिन इन दोनों ने क्या खेला है, मजा ही आ गया। दाद देनी होगी ईशान किशन की। वो बंदा अपने नंबर पर नहीं आया था, और बैटिंग उनकी जिस वक्त आई हालात बड़े खराब थे। विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। रन रेट को 5 से नीचे आने नहीं दिया, साथ ही अपना स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा मेंटेन किया, लगभग रन बॉल चल के। और हैरिस राउफ को तो गजब की उस अपरकट में दिल ही जीत लिया। हार्दिक के तो चेहरे से लग रहा था कि बंदा आज कुछ करने के मूड में है। अब सलाम है उनकी इस सेल्फनेस को। कब एक सच्चे टीम मैन की तरह खेले, जिसको पता है कि मुझे कब और कैसे कितना रिस्क लेना है। ये दोनों योद्धा डाउन टू ग्राउंड काफी अच्छा शॉट खेलते गए
और देखते ही देखते ईशान ने यहाँ भी लगातार चौथा ओडीआई 50 जड़ दिया। हार्दिक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी थोड़ा टाइम लिए अपना 50 पूरा किया। ईशान ने कई अच्छे शॉट लगाकर पारी 82 तक पहुंचाई। साथ ही हार्दिक के साथ मिलकर 5वें विकेट की सबसे बड़ी 138 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी लगा दी पाकिस्तान के सामने। लेकिन श्रीलंका की भीषण गर्मी में उन्हें क्रैम्प्स आने लगे और ये जनाब लड़खड़ाने लगे और हैरिस आउट की तेज तर्रार बॉल पर आउट हो गए। ईशान ने 100+ स्ट्राइक रेट से एक जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन उन्हें आउट कर जो हैरिस ने बदतमीजी वाला सेंड ऑफ दिया वो राज नहीं आया। इसका बदला हार्दिक ने खूब लिया। एक ओवर में उन्हें 3 चौके जड़कर भारत 220 के पार पहुंचा। डीजे वाले बाबू भी थोड़े भक्तिमय रूप में आए और कुछ धार्मिक भजन चलाए, लेकिन 87 के स्कोर पर तभी हार्दिक चल पड़े। पर जनाब अच्छा खासा कारनामा कर गए। सबसे बड़ा पॉजिटिव था ईशान किशन और हार्दिक का ब्लॉकबस्टर खेल, जो भारत को मैच में वापस ले आया। अब भले ही क्रीज पर मौजूद थे सर जडेजा, पर उनके बल्ले में वो धार नजर नहीं आ रही थी और वो भी सस्ते में निपट गए। अगली बाल पर वो शार्दुल, जिन्हें स्पेशल बैटिंग के लिए टीम में लिया गया था, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और नसीम की गेंद पर आउट हो गया। अब कुलदीप की बैटिंग तो ठीक वैसे ही है जैसे वरुण धवन की एक्टिंग और युवराज सिंह की कुकिंग, उसे क्या ही उम्मीद लगानी। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी टीम के 3rd हाईएस्ट रन गेटर जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने रोहित और गिल से भी ज्यादा रन बनाए। जब लगा कि गुलाब समेत 250 भी नसीब नहीं होने देगा, तब जस्ती ने शाहीन और नसीम को बढ़िया शॉट लगाए और 16 बहुमूल्य रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय इनिंग्स 266 पर सिमट गई। एक खराब शुरुआत के बाद लाजवाब फिनिश किया और पाकिस्तान की ओर से सभी विकेट पेसर ही ले गए, जिसमें 4 विकेट तो शाहीन अफरीदी, वहीं नसीम और हारिस भी 3-3 विकेट ले गए। अब ये स्कोर तो डिफेंडेबल था और हमारे जीतने के पूरे चांस थे, लेकिन अफसोस ख्वाब हकीकत में न बदल सके और फिर बारिश ऐसी आई कि सब कुछ उड़ा कर ले गई। पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और मैच परवानी नहीं चढ़ सका। खैर, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ईशान और हार्दिक थे। विंटेज हार्दिक को देखकर बड़ी खुशी हुई, जिन्होंने लगातार दूसरी 70+ की इनिंग्स खेल ये दर्शा दिया कि जब जब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मैच आएगा तब ये हार्दिक सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। अब पाकिस्तान के इस ड्रॉ में सबसे बड़ी जीत हुई और साथ ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी। ग्रुप स्टेज के 2 मैचों में उनके 3 पॉइंट हो गए हैं, जहां उनका रन रेट +4.760 का है। फिलहाल वे अपने ग्रुप में टॉप पर है। बाकी भारत की हालत थोड़ी गंभीर है। उनके पास नेपाल वाला मैच ही बाकी है, जो कि दोनों टीमों के लिए करो या मारो की गेम है। देखना होगा कि क्या भारत आसानी से मैच मुट्ठी में करेगा या फिर जिद्दी नेपाल कोई चैलेंज पेश करेगा। अगर अपने ग्रुप में टॉप करना है तो भारत को न केवल जीतना है बल्कि एक बड़े अंतर से जीतना है, तभी मजा आएगा। बाकी उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के साथ सुपर 4 मुकाबले की, जहाँ सारे हिसाब किताब चुकता होंगे और उम्मीद है कि मैच भी पूरा होगा। किंतु परंतु तो काफी है, सवाल भी काफी है, पर बारिश पर किसका जोर है। जो हुआ हमारे बस का नहीं था। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि 266 रन जो बने वो हार्दिक और ईशान किशन के दम पर, साथ ही पाक की एक्स्ट्रास और घटिया फील्डिंग से भी फ्री में रन मिले। पर एक बात साफ है, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेकर खेलना होगा, क्योंकि अब ये पुराना टॉप 3 नहीं है जहाँ शेखर सारा प्रेशर अब्जॉर्व कर लिया करते थे। शेष भाई ये मैच आपको माफ, पर अब आपको भी रन बनाने होंगे। ईशान भाई अब तो लगे रहो, हमें किसी अनफिट खेल की जरूरत नहीं है। और गिल भाई रन बना लो, वरना BCCI वालों कृपा करके शेखर को ही ले आना। वर्ल्ड कप वैसे भी आ रहा है तो कुछ दिमाग लगा लेना। उम्मीद करते हैं आगे कुछ अच्छे पॉजिटिव मुकाबले देखने को मिलेंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर 3 दशक पुरानी लेफ्ट आर्म पेसर को फेस करने की हमारी इस पारंपरिक समस्या पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लेफ्ट आर्म पेसर वीकनेस लिखिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।